नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। समाचार जो आपको पता होना जरूरी है, समाचार जो आपको जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं समाचार का सच, जिसमें हम आपको जो समाचार आपको न्यूज़पेपर ने दिया हुआ है, जो समाचार आपको न्यूज़ चैनल ने दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत आकलन करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले देश भर की सबसे बड़ी घटना है, उसके ऊपर हम लोग गौर फरमाएं। और जो न्यूज़पेपर ने आपको समाचार दिया हुआ है, डीएनए न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि गुजरात में अब परोठा पर राजनीति, ऐसा उन्होंने हेडिंग दिया है। फ्रंट पेज के ऊपर ये समाचार को स्थान दिया हुआ है क्योंकि जानना बहुत जरूरी है गुजरात रिलेटेड। गुजरात में आए दिन, अब थोड़े दिनों में इलेक्शन माहौल हो गया शुरू और आए दिन थोड़े दिन में ही इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाएगी। तो उसमें डीएनए न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा है कि गुजरात में अब परोठा पर राजनीति। केजरीवाल बोले ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं किया। केजरीवाल ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। क्यों ऐसा बोले अरविंद केजरीवाल, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करें तो डीएनए न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की ताज़ा फैसले पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिसने पैकेज परोठे पर 18% मीन्स 18% उनको जीएसटी पे रखा गया है। और दिल्ली के सीएम का कहना है कि मुद्रा फीसदी वहां पर सबसे बड़ी वजह उच्च जीएसटी है। वहां पर गुजरात में अभी जो माहौल चल रहा है या मंदी के माहौल में देश अभी जो जूझ रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो वहां पर वजह है तो वो है जीएसटी का लादना है, ऐसा वहां पर अरविंद केजरीवाल का कहना है। और डीएनए ने ये न्यूज़ को फ्रंट पेज के ऊपर लिखा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अब कभी थोड़ी बहुत टाइम में भी हो सकता है। इसी बीच एक तरफ बीजेपी के सामने एक बार फिर सरकार ने बनाने की वहां पर चुनौती है। इसी बीच कांग्रेस और आप मीन्स आम आदमी पार्टी खुद को विकल्प के तौर पर वहां पर पेश कर रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर और वहां पर गुजरात की सरकार के ऊपर नीतियों और उसके ऊपर आलोचना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कांस्टेंट गुजरात में आके वहां पर बीजेपी के ऊपर पलटवार कर रहे हैं, बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने पराठे पर 18वीं सदी वहां पर जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार व्यापारी का विरोधी है। और बीजेपी पर व्यंग करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुजरात अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के वहां पर नवीनतम फैसले पर निशाना साधा हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत आकलन करें तो जिसमें कहा गया कि पराठे सादे चपाटी या रोटी से अलग होते हैं और यह कहा कि अंग्रेजों ने भी यह खाद्य पदार्थों पर नहीं लगाया था इतना बड़ा जीएसटी। और फैसले में कहा गया कि परोठा पर 18% जो है वो जीएसटी लगता है, ऐसा अब डिटेल सामने आई है। और उसके ऊपर जमकर बीजेपी की वहां पर पिटाई की है अरविंद केजरीवाल ने। इसी बीच सितंबर में ताज़ा फैसला तब आया जब वहां पर खाद्य कंपनी ने पैकेज परोठे पर 18% जीएसटी के खिलाफ अपील की थी। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि डीएनए न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा कि इसी तरह के फैसले पर संबंधित राज्य के अधिकारियों द्वारा वहां पर परिता किया गया क्योंकि पराठे पर 18% जीएसटी का एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। 18% वहां पर जो पैकेट फूड है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाते हैं और इसके खिलाफ कई अपील भी की गई है, लेकिन ऐसा काम तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं किया था, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर वार करते हुए बोला। दूसरी डिटेल कुछ ऐसी आई है कि गुजरात बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी खाद्य पदार्थों पर कहीं नहीं लगाया था इतना जीएसटी या फिर टैक्स नहीं लगाया था। और आज देश में मुद्रा फीसदी का वहां पर सबसे बड़ा कारण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उच्च जीएसटी है। वहां पर आज जो कोरोना काल की वजह से बोलो या 2 साल वहां पर जो देश जो वहां पर जूझ रहा है, मंदी के माहौल पेज में वहां पर हो रहा है, इसी बीच वहां पर जो सबसे बड़ा वहां पर मुद्दा है वो जीएसटी है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना है कि इसकी वजह से देश जो है वो वहां पर मुश्किल में है। डिटेल कुछ ऐसी सामने बोले वो कि इसे कम किया जाना चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए ताकि लोगों को महंगाई से मुक्ति मिले। अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना है और वो कुछ ऐसा बोले कि लोगों को महंगाई से मुक्ति मिले। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कहा कि 8 प्रकार के पैकेज परोठा यहां पर उत्पादन होता है
जिनमें से मुख्य सामग्री पराठे की विविधता के आधार पर गेहूं का आटा और मूली और आलू जैसी सब्जियां उसमें होती है। और अपीलकर्ता ने कहा कि पिज़्ज़ा ब्रेड वहां पर जो है वो टोस्टेड ब्रेड है, उनके ऊपर 5% मीन्स 5% जीएसटी के तहत है, और रेडीमेड पराठे के ऊपर 18% जीएसटी लगाया गया है। तो केंद्र सरकार की ये नीति किस तरीके की है, और इसके ऊपर फिर से सोचना चाहिए केंद्र सरकार को, और गुजरात में भाजपा सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। ऐसा अरविंद केजरीवाल का सख्त तीखा वहां पर एक धमाकेदार भाषण हुआ है। और पिज़्ज़ा ब्रेड भी खाने के लिए तैयार नहीं है और आज पकाने की आवश्यकता है, इस तरीके से उन्होंने डिटेल दी। अब देखना यह रहेगा कि इसके ऊपर बीजेपी के आला कमान या वहां पर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और गुजरात में भी भाजपा शासक वहां पर चल रहे हैं, तो वो क्या इसके ऊपर गौर फरमाते हैं और क्या नतीजे पर आती है। ये न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अब बात करने हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। इसी बीच वहां पर गुजरात के आम आदमी पार्टी के एक नेता है गोपाल इटालिया, उसका भी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 24 घंटे में सबसे बड़ा वायरल हुआ है। क्या बोल रहे हैं वहां पर बीजेपी के ऊपर जो गोपाल इटालिया बोले हुए हैं उसके ऊपर नजर करें तो गुजरात समाचार ने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो लास्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है गुजरात समाचार के ने, तो वो हम लोग समझे। तो बीजेपी ने वहां पर गोपाल इटालिया के पीएम मोदी को 100 साल की मां का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया हुआ है बीजेपी के आला कमान ने और बीजेपी के नेता ने। गोपाल इटालिया जो बोले थे नरेंद्र मोदी के माता के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था, वो जो वीडियो है वो बीजेपी के नेताओं ने वायरल किया हुआ है और ट्वीट भी किया हुआ है। डिटेल जो है वो समझे तो गुजरात में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आम आदमी पार्टी जो है वो काफी सारी बीजेपी पे ऊपर भारी पड़ रही है। इसके मद्देनजर रखते हुए एक न्यूज़ जो गुजरात समाचार ने लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि आप गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया मीन्स आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया को गुरुवार को यानी कल दिल्ली पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित नीच टिप्पणी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के बाद वहां पर 2.5 घंटे उनके सामने पूछताछ की और समय वहां पर हिरासत में रखा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को गुजरात आप के अध्यक्ष, वहां पर गुजरात में आम आदमी पार्टी के वो गोपाल इटालिया अध्यक्ष है, एक नया वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का एक मजाक उड़ाता हुआ वीडियो वायरल किया। और इसी बीच जिसे आगे भगवा पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा वहां पर रीट्वीट किया गया, जिसमें वहां पर जो डिटेल सामने आई है, जिसमें आप नेता को पीएम मोदी के खिलाफ नीच टिप्पणी का एक उपयोग करते हुए और साथ ही में प्रधान सेवक मंत्री की 100 वर्षीय मां का नाटक करने का एक आरोप लगाया। उन्होंने कुछ गोपाल इटालिया ऐसा बोले कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की मां जो है वो भी इसमें नाटक कर रही है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई और ऐसा वीडियो भी कांस्टेंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि आप नीच व्यक्ति के नरेंद्र मोदी से अपनी जनसभा के खर्च का खुलासा करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी को नीच बोला। और इसी बीच वहीं उनकी मां हीराबा भी ड्रामा कर रही है, ऐसा गोपाल इटालिया का वीडियो सामने आया हुआ है। और मोदी 70 साल के करीब है जबकि हीराबा जल्द ही 100 साल के हो जाएंगे, उस तरीके से जो पुराना वीडियो बनाया था वो बीजेपी ने यहाँ पर वायरल किया हुआ है। फिर भी इन दोनों ने अपना ड्रामा जारी रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी 70 साल के हैं और उनकी मां जो है वो 100 साल की है, फिर भी वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा गोपाल इटालिया ने वीडियो में बोला था। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है और ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें इटालिया को वीडियो में कहा करते सुना जा सकता है कि जो पुराना प्रतीत होता है, ये जो वीडियो है वो पुराना है। गुजरात समाचार ऐसा लिख रहा है कि ये जो वीडियो है वो अभी वायरल हुआ है, लेकिन ये जो वीडियो गोपाल इटालिया ने बनाया वो पुराना है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने इटालिया को वहां पर लताड़ा और उन्हें पीएम ने वहां पर मोदी के 100 साल की मां का मजाक उड़ाने के लिए गटर माउंट्स मीन्स वहां पर गटर माउंट उनको बताया कि कुछ भी बोलने वाला ये नेता है, ऐसा वहां पर स्मृति ईरानी ने बुलाया। इस वीडियो को सबसे पहले गुजरात बीजेपी के मीडिया संयोजक यज्ञेश दवे ने अहमदाबाद में ट्वीट किया था। तो इसके ऊपर देखा जाए तो काफी पुराना वीडियो है। अब देखना यह है कि इसकी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के नेता क्या करते हैं। ये न्यूज के ऊपर भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे।
अब बात करते हैं तीसरे न्यूज की तरफ। तीसरी जो सबसे बड़ी न्यूज वायरल हुई है, विविध सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल हुई है, उसके ऊपर हम लोग जाए तो अब बात करते हैं तीसरे न्यूज की तरफ। इसी बीच इलेक्शन का माहौल चल रहा है, विविध स्टेट में इलेक्शन जो है वो नजरअंदाज करने जैसी बात नहीं है और इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। इसी बीच वहां पर संदेश न्यूज़पेपर ने कुछ लिखा हुआ है और दैनिक जागरण एक न्यूज पोर्टल है, उन्होंने कुछ डिटेल दी है। वो डिटेल दी है हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की। क्या लिखा हुआ है नवभारत टाइम्स ने, वो यहाँ पर पढ़े तो आज हिमाचल गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव हो सकता है और वहां पर इलेक्शन कमीशन ने दोपहर 3 बजे वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में आयोजन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने वहां पर 3 बजे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया है। इसी बीच चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर बुलाई है। मीन्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में। वहां पर आयोग आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। मींस अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें शायद गुजरात और हिमाचल प्रदेश के तारीख का ऐलान कर सकते हैं, ऐसा वहां पर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। डिटेल वहां पर बताया और सूत्रों के मुताबिक एक डिटेल ऐसी आई है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल में 15 नवंबर से पहले चुनाव कर सकते हैं और इसके बाद वहां पर मौसम के चलते चुनाव में दिक्कतें आ सकती है और वहीं पर हिमाचल में 68 और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। तो अब देखना यह होगा कि 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन द्वारा रखी गई है दिल्ली में, उसमें क्या नतीजा आता है। वहां पर अब बात करते हैं चौथे न्यूज की तरफ। चौथा न्यूज जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा राजस्थान का सियासी मसला जो चल रहा है उसके ऊपर देख रहे हैं। इसी बीच दैनिक भास्कर ने एक डिटेल लिखी है, वो भी राजस्थान के ऊपर। वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो वहां पर सीमा पुलिस में वहां पर 12वीं पास युवाओं के लिए निकली एक भर्तियां। वहां पर जो है राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां पर चल रही है, गहलोत जो है उनके सीएम है, उसने एक सबसे बड़ा उदाहरण वहां पर टांकने के लिए दिया हुआ है। इसी बीच 12वीं पास युवाओं के लिए वहां पर भर्तियां होगी, सरकारी नौकरी और उसके साथ सैनिक दल में भी भर्ती होने वाली है। क्या है ये डिटेल वो समझे तो दैनिक भास्कर ने ये जो डिटेल लिखी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए वहां पर निकली एक भर्तियां और फिजिकल टेस्ट से होगा सिलेक्शन और 81,000 तक मिलेगी सैलरी। वहां पर जो युवा सिलेक्ट होंगे उसको 81,000 की सैलरी ऑफर करेंगी राजस्थान सरकार। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे और दैनिक भास्कर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयार कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा पहलू यहां पर लिया रही है। डिटेल कुछ ऐसी है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हेड कांस्टेबल के लिए 40 पदों की वहां पर भर्ती हुई है और भर्ती निकली है। इसी बीच जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार वहां पर आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर रिक्रूटमेंट की एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर 17 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच उम्मीदवारी को वहां पर सिलेक्शन शारीरिक दक्षता की परीक्षा देनी पड़ेगी और वहां पर शारीरिक मानक परीक्षण रिटन टेस्ट के साथ मेडिकल आधार पर होगा उनका चुनाव। और योग्यता की बात करें तो वहां पर जो योग्यता होगी वो होनी चाहिए, वो किस दैनिक भास्कर ने ऐसा लिखा हुआ है। इसी बीच वहां पर जो डिटेल दी है, हेड कांस्टेबल पदों के लिए वहां पर उम्मीदवारों को वहां पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए तो उनको वहां पर एनरोलमेंट मिलेगा। इसी के बीच इसके साथ ही वहां पर नियमित पैरा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम या फिर उनका डिप्लोमा या प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए युवा के पास। आवेदन पत्रिका किस तरीके से होगा या आवेदन प्रक्रिया किस तरीके से होगी वो यहाँ पर समझे तो उम्मीदवार ऑफिशियल भर्ती पोर्टल, रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहां पर ऑफिशियल, उसके ऊपर वहां पर उपलब्ध है ये भर्तियां और वहां पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से वहां पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क क्या होगा वो यहाँ पर समझे तो वहां पर दैनिक भास्कर ने ऐसा लिखा कि उम्मीदवारों को वहां पर 100 रुपीज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और इसके साथ वो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। हालांकि वहां पर SC ST, एक्स सर्विसमैन और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है।
तो अब तक का राजस्थान का, ये राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा पहल है। उसके बारे में, सैलरी के बारे में जो डिटेल दी है कि क्या ये लोगों को सैलरी किस तरीके से मिलेगी, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 25,000 से लेके 81,000 रुपीज तक का वहां पर सालाना, महीने का वहां पर रोजाना मिलेगा उनको। मीन्स कि सैलरी मिलेगी, उसमें 25,000 भी हो सकती है और 81,000 रुपीज भी महीने की सैलरी हो सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि राजस्थान सरकार की ये सबसे बड़ी और अच्छी वाली पहल है। अब देखना ये रहेगा कि इसके ऊपर राजस्थान सरकार और वहां पर के युवा नेता जो है वो किस तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं और कितने लोगों को वहां पर भर्ती में जॉब मिलती है। अब बात करें दूसरे न्यूज की तरफ, और दूसरे न्यूज की तरफ बात करें और वहां पर भोपाल, वहां पर हम लोग चले तो इसमें भी एक कांग्रेस नेता की एक बात करनी है। वहां पर भोपाल में एक न्यूज जो सामने आई है, उसमें दैनिक जागरण ने एक न्यूज पोर्टल में एक डिटेल दी है कांग्रेस नेता की। क्या डिटेल है वो यहां पर समझे। तो भोपाल के न्यूज में हम लोग चले तो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार शशि थरूर जो है वो कल यहां पर गुजरात में थे, आज वो भोपाल पहुंचे हुए हैं। क्या डिटेल है वो वहां पर दैनिक जागरण ने लिखा हुआ है। तो वहां पर पीसीसी में कमलनाथ के साथ मीटिंग के वहां पर डेलीगेट से वहां पर उन लोगों ने चर्चा की है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार शशि थरूर आज भोपाल पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने वहां पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां पर उनका स्वागत किया और इसके बाद वे एयरपोर्ट से रवाना होकर पीसीसी वहां पर पहुंचे, कांग्रेस के वहां पर जो ऑफिस है वहां पर पहुंचे और यहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, मध्य प्रदेश के वहां पर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, इसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से वहां पर मिलकर चर्चा की और वहां पर सबसे बड़े प्रॉब्लम्स की उन्होंने बात की शशि थरूर के साथ। इसके बाद वो पीसीसी के सभागार में डेलीगेट्स के साथ बैठक कर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर समर्थन और वोट देने की अपील भी वहां पर करने वाले हैं। अब देखना यह रहेगा कि राजस्थान से लेके वो भोपाल तक वहां पर वो दौरे पर है तो शशि थरूर को कितना वहां पर इजाफा होता है और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। इसी बीच दैनिक जागरण ने जो डिटेल लिखी है कि भोपाल के कांग्रेस नेता को नहीं मिली सूचना और किस तरीके की वहां पर जो सामना हुआ है वो डिटेल लिखी है कि वहीं पर शशि थरूर के दौरे की सूचना वहां पर भोपाल के कई नेताओं को दी नहीं गई है। और इसी बीच भोपाल के पार्षदों का कहना ऐसा है कि पीसीसी से कार्यक्रमों की सूचना को लोकल नेताओं के और कार्यकर्ताओं को वहां पर दी नहीं है। और 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के वहां पर उम्मीदवार वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के भोपाल दौरे का वक्त वहां पर भोपाल के कई कांग्रेस नेता नजर नहीं आए थे। इसी बीच पार्षद वहां पर योगेंद्र सिंह गट वहां पर चौहान का एक कहना ऐसा है कि वहां पर जो दैनिक जागरण ने ऐसा लिखा कि योगेंद्र सिंह ऐसा बोल रहे, कांग्रेस के वो दिग्गज नेता माने जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि नगरीय निकाय की सम्मेलन में भी वहां पर भोपाल के कई पार्षदों को वहां पर नहीं बुलाया गया था। उनका कहना ऐसा है कि कई पार्षदों को वहां पर नहीं बुलाया गया था। मुझे भी वहां पर निकाय सम्मेलन, खड़गे और शशि थरूर के दौरे की सूचना नहीं दी गई है, ऐसा वहां पर पार्षदों का कहना है। तो अब देखना यह रहेगा कि शशि थरूर को कितना समर्थन मिलता है और कांग्रेस के आला कमान जो है इसके ऊपर गौर फरमाएंगे। और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि किसको वहां पर कांग्रेस के प्रमुख निमाया जाता है वो पिछले 2 दिन में तय हो जाएगा। अब एक बात करें छठे न्यूज की तरफ, दूसरे स्टेट की बात करें और पंजाब की बात करें तो वहां पर पंजाब केसरी सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है। उन्होंने एक लास्ट पेज के ऊपर एक न्यूज दिया हुआ है। पंजाब केसरी ने क्या लिखा हुआ है वो हम लोग समझे तो वहां पर एक सबसे बड़ा एक मसला हुआ था, वो राम रहीम की 40 दिन की पैरोल की एक मंजूरी हुई है। वो कौन है और क्या डिटेल है वो यहाँ पर पंजाब केसरी ने लिखा हुआ है। तो ये न्यूज सबसे बड़ा पंजाब का वायरल हुआ है, वो यहाँ पर देखे और वो पढ़े। तो 1 साल में तीसरी बार जेल से बाहर आएंगे डेरा सच्चा सौदा के मुखी और वहां पर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल की मंजूरी हो गई है। और राम रहीम कौन है और क्यों उनको जेल में रखा गया था वो डिटेल यहाँ पर पंजाब केसरी ने दी है, वो समझे हम। तो राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है और पैरोल के दौरान वहां पर यूपी के बागपत आश्रम में वहां पर रहेंगे
और इसी के साथ इसके अलावा राजस्थान के आश्रम में भी एक विकल्प उनका खुला है। हालांकि राम रहीम का सिरसा वहां पर आश्रम आना चाहता था, लेकिन वहां पर सरकार ने इसकी राजी नहीं हुआ और सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। ये राम रहीम कौन है और क्यों वहां पर उनको जेल में है और क्यों उनको आज छुट्टी मिली है, वो हम लोग यहाँ पर समझे। तो इससे पहले राम रहीम को फरवरी 2022 और जून 2022 में पैरोल मिली थी और अब तक की राम रहीम को वहां पर 51 दिन तक छुट्टी मिल चुकी है और पहले भी वह गुरुग्राम के आश्रम में रह रहे थे। इसके बाद वह यूपी के वहां पर बागवत में 30 दिन रहे थे और इसी दौरान उनको आज फिर से छुट्टी मिली है। तो वहां पर सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम और 2017 से साध्वी की यौन शोषण मामले में उनका एक केस चल रहा है, उसके मुताबिक वो जेल में है। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर प्रमुख सजा अभी काट रहे हैं और उसे पत्रकार वहां पर छत्रपति और रणजीत सिंह हत्याकांड में भी उसकी सजा जो है उसको हो चुकी है, इसकी वजह से वो जेल में है। राम रहीम को इसी साल पंजाब चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की वहां पर फरलो मिली थी और इसी दौरान वहां पर पूरी पटकथा लिखी गई थी और वहां पर इसके बाद 27 जून को राम रहीम 30 दिन की पैरोल मिली थी और वह यूपी की बागपत आश्रम में वहां पर रुके थे। अब देखना यह रहेगा कि ये एक सियासी मसला पंजाब के लिए खड़ा हो सकता है। ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। एक बात करें अर्थव्यवस्था की, एक आईएमएफ की बात करनी है क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो भी भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी काफी कुछ चुनौती पर है। वहां पर जो कोरोना काल चल रहा है तो पिछले 2 साल से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कुछ गड़बड़ी सी चल रही है। इसी बीच प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में बात करें तो वहां पर टाइम्स नाउ ने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो अंधेरे में भी चमक रही है भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है। इसी बीच आईएमएफ भी हुआ मोदी सरकार के स्ट्रक्चर रिफॉर्म का एक मुरीद और क्या डिटेल है वो यहाँ पर समझे तो टाइम्स नाउ ने कुछ ऐसा लिखा है कि आईएमएफ की एमडी वहां पर जो है मुताबिक उसका एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है कि भारत मजबूत स्थिति के साथ G20 देशों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अगले साल G20 अध्यक्ष के रूप में वह दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा भारत। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए वहां पर G20 की अध्यक्षता करेगा और इसी दौरान भारत द्वारा देश भर में G20 की वहां पर 200 से अधिक बैठकों का मेजबानी करने की एक शायद उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच दुनिया भर में मंदी की एक चिंताएं भी बढ़ी है क्योंकि भारत जो है वो मंदी के माहौल में चल रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफी कुछ गड़बड़ गई है और इसी बीच सभी देश का इससे परेशान भी है। इसी में सबसे जो वहां पर प्रॉब्लम हुआ है वो भारत में हुआ है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मींस के आईएमएफ की प्रबंध निर्देशक वहां पर क्रिस्टालिन जॉर्जिवा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ेगा और आईएमएफ की प्रबंध निर्देशक के मुताबिक वहां पर भारत ताकत के साथ उसकी स्थिति से G20 देश का एक नेतृत्व करने के लिए अभी रेडी है और इसी बीच और आने वाले वर्षों में वहां पर दुनिया पर अपनी एक छाप भी छोड़ेगा। वह अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के मौके पर बोल रही थी और इस तरीके से वहां पर टाइम्स नाउ ने ऐसा लिखा कि आखिर ऐसा क्या है कि मंदी की आहट के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ हो रही है। वहां पर डिटेल सबसे समाचार समझने जैसा है कि आखिर ऐसा भारत में क्या है और या फिर भारत के लोगों के पास क्या है कि इतनी बड़ी मंदी चल रही है कि मंदी की आहट के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ हो रही है, वो यहाँ पर हम लोग समझे। तो क्या आप जानते हैं कि सरकार के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में जिसकी वर्ल्ड बैंक के बाद अब आईएमएफ ने भी वहां पर तारीफ की है और न्यूज़ पोर्टल ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि आपको बता दे कि इस तरीके से भारत की वहां पर तारीफ हुई है। अब देखना यह रहेगा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार या फिर प्रधान सेवक इसके ऊपर क्या टिप्पणी करती है और क्या नीति विषयक मामले में जन संबोधन करते हैं। अब एक बात करें दूसरे न्यूज की तरफ और वहां पर जियो और एयरटेल की बात करनी है
तो ये जो है वो 12 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो नवभारत टाइम्स ने एक डिटेल सामने लिखी है, वो यहाँ पर हम लोग समझे तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एक होने वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जियो और एयरटेल के बारे में न्यूज़ आया हुआ है। इसमें जो नवभारत टाइम्स ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जियो और एयरटेल की बड़ी मुसीबत, और क्यों ऐसा लिखा वो हम लोग यहाँ पर समझे तो इन 6 शहरों में होगा अदानी 5G एक नेटवर्क खुला छोड़ेगा और वो अदानी नेटवर्क द्वारा शुरू होगा। इसी बीच एक वहाँ पर ललन टॉप स्पीड की एक न्यूज़ मिली है। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि अदानी 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला है और उसमें जो 5G की स्पीड जो है वो काफ़ी सारी मिलने वाली है। अडानी नेटवर्क को वहां पर टेलीकॉम कंपनी का एक लाइसेंस हासिल हो गया है। ऐसे में अदानी समूह के पास देश में 5G नेटवर्क रोल आउट करने की क्षमता हासिल हो गई है। वहां पर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और जियो और वोडाफोन आइडिया को अडानी डेटा नेटवर्क की तरफ से जोरदार टक्कर मिल सकती है, ऐसे एक समाचार लिखा हुआ है नवभारत टाइम्स ने। इसी बीच जहां पहले तक अडानी नेटवर्क के प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में नहीं उतरने की एक खबर थी, वहीं पर वहां पर लेकिन अब जो है वो अडानी डेटा नेटवर्क को टेलीकॉम सर्विस का एक लाइसेंस ऑफर कर दिया गया है। वहीं पर इसी तरह का लाइसेंस जियो, एयरटेल और साथ ही वोडाफोन आइडिया के सीधा ही BSNL को वहां पर हासिल है। और इस लाइसेंस के बाद अडानी डेटा नेटवर्क भारत में 5G नेटवर्क उपलब्ध करा सकती है, ऐसा सबसे बड़ा न्यूज़ जो है वो नेशनल न्यूज़ चैनल पे वायरल हो रहा है। अब देखना ये रहेगा कि वहां पर अदानी ग्रुप जो है, वहां पर अनंत अंबानी और वहां पर गौतम अदानी है, इसके ऊपर क्या नतीजे पर आते हैं। ये न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार नज़र रखेंगे क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो अब देखना यह होगा कि अदानी ग्रुप जो है वो इसके ऊपर क्या नतीजे पर आती है। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। बात करेंगे कि बढ़ेगी तकरार या फिर होगा यादव परिवार एक साथ, ऐसा एक न्यूज़ वायरल हुआ है। और मुलायम सिंह का जो न्यूज़ है वो सबसे बड़ा वायरल हुआ है। क्या हुआ है वहाँ पर वो हम लोग समझे तो मुलायम सिंह के निधन के बाद क्या करेंगे अखिलेश और शिवपाल यादव, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क वहां पर जो न्यूज़ पोर्टल है वहां पर दिया हुआ है। और इसी बीच आज तक न्यूज़ पोर्टल ने कुछ मुलायम सिंह यादव के निधन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क किया हुआ है और क्या करेंगे अखिलेश यादव, ऐसा क्वेश्चन मार्क करके न्यूज़ वायरल किया हुआ है, वो हम लोग अब समझेंगे। तो इसी बीच मंच पर जब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर पर चढ़ाने के लिए राम गोपाल यादव को पुष्पांजलि दी, तो उन्होंने मौर्य को पास में खड़े शिवपाल यादव को भी यह देने के लिए कहा। वहीं पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच इन दिनों एक सबसे बड़ा सवाल मंडरा रहा है। वो जो सवाल है वो हम लोग समझे तो वहीं पर अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच एक तालमेल होगा या फिर उनको वहां पर दूरी बनी रहेगी, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। लोगों को संबंध खराब होने का संदेह इसलिए है क्योंकि परिवार के मुखिया अब वहां पर नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो कुछ ऐसा बता रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह की वहां पर हालत बिगड़ने पर अखिलेश और शिवपाल दोनों को कई मौके पर वहां पर एक साथ देखा गया था। जब वहां पर नेताजी को इस महीने की शुरुआत में ICU में शिफ्ट किया गया तो कई राजनीतिक दलों ने वहां पर नेता के स्वास्थ्य को वहां पर डिटेल दी थी। अब देखना यह रहेगा कि शिवपाल यादव जो है वो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और साथ ही में हम लोग लगातार दिखाते रहेंगे समाचार का सच। नमस्कार।